नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गणित विषय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भावेश मैथ्स पर और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय भावेश सर पर स्वागत अभिनंदन। हम लोग बात करने वाले हैं अपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो टॉपिक था, और आज की क्लास के अंदर बहुत अच्छे अच्छे सवाल, बहुत जो अपने टेक्निकल प्रश्न और जो हम लोगों ने कक्षाओं में डिस्कस किया है उसके साथ में, है ना, उन प्रश्नों के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो ऑडियो दोनों जो है आपको अच्छे से नज़र आ रहे होंगे, कॉपी पेन आपके हाथ में होंगे, और परीक्षा में जिस प्रकार से आपको प्रश्नों को हल करना है तो तुरंत डिस्प्ले आपके पास में प्रश्न हो रहा है और उसका उत्तर जो है देने का आप प्रयास करेंगे। इस उम्मीद के साथ हमारा पहला प्रश्न आज की क्लास का, हमारा प्रश्न है समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n NPR अपॉन फैक्टोरियल R का मान कितना होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ समेशन R इज इक्वल टू 1 टू n NPR अपॉन फैक्टोरियल R। चार ऑप्शन आपके पास में है, 2 टू द पावर n, 2 टू द पावर n माइनस 1, 2 टू द पावर n माइनस 1, ऑप्शन डी 2 टू द पावर n प्लस 1। चलिए सर, संजय जी आपका कमेंट आ रहा है और आपका जो है आंसर संजय जी बिल्कुल सही है। चलो, रघुवीर जी आपका भी आंसर बिल्कुल सही है, मोना जी आपका भी आंसर सही है। चलो फटाफट जल्दी से इसको कोशिश करें। भाई हमारा प्रश्न है समेशन r बराबर 1 से लेकर के n तक की बात हो रही है, NPR अपॉन फैक्टोरियल R का मान क्या होगा, है ना। बहुत आसान सा प्रश्न है, बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं है, टेक्निकल आपका प्रश्न है। और हम लोग क्या जानते हैं सर, हम लोग ये जानते हैं NPR और NCR के मध्य का संबंध। NPR किसके बराबर होता है, NPR होता है फैक्टोरियल R NCR के बराबर होता है। और अगर ये संबंध आपके दिमाग में है तो NPR बटे में फैक्टोरियल R किसके बराबर होगा, NCR के बराबर होगा। तो कुल मिलाकर के मेरा जो प्रश्न है वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, समेशन R इज इक्वल टू 1 टू द पावर n NCR। ये आपका रिजल्ट आ रहा है। क्लियर। अब मुझे तो R का मान 1 से लेकर के स्टार्ट करता हूँ, n तक रखने की बात करता हूँ और समेशन योग की बात करता हूँ, तो ये रिजल्ट है NC1 NC2 NC3, और इस प्रकार से करते हुए n तक जाऊंगा, NCN के बारे में बात करेंगे। अब हम लोगों ने एक चीज पढ़ी है, और वो क्या चीज पढ़ी है, हम लोगों ने पढ़ा है NC0 से लेकर के NC1 NC2, और इस क्रम के अंदर आगे बढ़ते हुए NCN तक का मान ये होता है 2 टू द पावर n के बराबर। लेकिन इसके अंदर NC0 नहीं है। अब जो NC0 नहीं है तो इसका मतलब NC0 जब उधर की ओर शिफ्ट हो जाएगा तो हमारा रिजल्ट क्या रहा, हमारा परिणाम रहा 2 टू द पावर n, और NC0 का मान 1 के बराबर होता है, तो 2 टू द पावर n माइनस 1 अपने प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के आंसर जो हैं आ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कोशिश करेंगे आप सभी। एक प्यारा सा प्रश्न है, लैंग्वेज को पकड़ना है, पहचानना है। यदि Tn, जो Tn एक सिंबल है, संकेत है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, त्रिभुजों की संख्या है। Tn द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स है, जो किसी n भुजा के नियमित बहुभुज के कोण बिंदुओं को, यहां पर कोण बिंदुओं का मतलब क्या है, एंगुलर पॉइंट्स की बात हो रही है। कोण बिंदु यानी एंगुलर पॉइंट्स, या दूसरे शब्दों में सीधी बात करें शीर्ष, वर्टिसेस, बहुभुज के कोण बिंदुओं को जोड़ने से बने हो, यानी Tn आर द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स विच formed by joining the angular points of a regular polygon of side n। इस प्रकार की बात कर रहा है। यदि Tn प्लस 1 माइनस Tn इज इक्वल टू 21 हो तो n का मान किसके बराबर होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। भाई n भुजाओं वाला नियमित बहुभुज, या नियमित का मतलब सम बहुभुज से हो गया, रेगुलर पॉलीगन से हो गया।
Tn are the number of triangles formed by joining the angular points that can be say as vertex. ठीक है, joining the angular points of a regular polygon of side n. If Tn plus 1 minus Tn is equal to 21, then n equals. चलिए एक आंसर आ गया है घनश्याम जी, आपका आंसर अगर इस प्रश्न के लिए है तो वह उत्तर आपका सही है। बिल्कुल संजय जी, आपका आंसर भी बिल्कुल सही है। भाई मुझे बताइए त्रिभुज कब बनेगा? कुल मिलाकर हम लोग एक त्रिभुज की बात कर रहे हैं, 3 भुजाओं का समूह। त्रिभुज तब बनेगा जब आप 3 को जोड़ेंगे। अब मुझे बताइए, हमारा जो प्रश्न कहता है n भुजा वाला बहुभुज, n भुजा वाला बहुभुज है, इसका मतलब शीर्ष भी कितने हैं? भाई अगर n भुजाएं हैं तो शीर्ष भी आपके n होंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे तो त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? भाई n शीर्ष हुए, यहां पर Tn कौन है? Tn का अभिप्राय हुआ n शीर्ष या बिंदुओं से बने त्रिभुज हैं। यही तो प्रश्न कह रहा है आपका। भाई Tn कौन है? कि जो एंगुलर पॉइंट्स है, जो n शीर्ष हैं, उनको मिलाने पर बनने वाले त्रिभुज। तो Tn त्रिभुजों के लिए 3 बिंदुओं की आवश्यकता होती है, तो NC 3 है, ये आपके दिमाग में आना चाहिए। और जब ये चीज आपके दिमाग में आएगी तो देखो यहां पर गिवन में लिखना है Tn plus 1 minus Tn is equal to 21। चूंकि Tn हमारा NC 3 है तो Tn plus 1 क्या होगा? n plus 1 C 3 होगा, बराबर 21। अब बाय ऑप्शन n का मान डाल दूं 1 by 1, और जिससे मेरा 21 उत्तर आए वो मेरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बाय ऑप्शन ए, जब n बराबर 5 करता हूं तो 6C3 माइनस 5C3 है ना, n का मान 5 है, 5C3। देखिए 6C3 का मतलब क्या है? 6 से उल्टी गिनती 6 5 4, सीधी गिनती 1 2 3 का भाग 6 कट गया, ये रहा 20 और ये रहा आपका 10, जबकि अपना उत्तर क्या आना चाहिए? 21 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी को चेकआउट कर लेते हैं। n बराबर 7 के लिए जैसे 7 रखता हूं तो 7 प्लस 1 8C3 माइनस 7C3 होता है। 8C3 का मतलब 8 7 6, 1 2 3 6 कट गया, 8 और 7 का गुणा 56। 7C3 का मतलब है 7 6 5, 1 2 3 में 6 कट गया, 7 और 5 का गुणा 35, और आपका परिणाम कितना बना? 21। हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन प्रश्न के अंदर Tn क्या है ये चीज हमारे दिमाग में आनी चाहिए। Tn जो है n भुजा वाले बहुभुज के कोण बिंदु का मतलब ही शीर्ष से है, एंगुलर पॉइंट्स जो हैं उनको मिलाने पर बनने वाले त्रिभुजों की संख्या से है। तो Tn NC 3 के बराबर हो गया, और Tn अगर NC 3 हो गया तो Tn plus 1 यानी n को n plus 1 से रिप्लेस करने पर n plus 1 C 3 के बराबर हो गया। बाय ऑप्शन n का मान रखते हुए चेक कर लेते हैं, ठीक है ना? चलिए सर, बिल्कुल सही है घनश्याम जी, जो है ना, बाय ऑप्शन n का मान रखना हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है, गलतियों की संभावना नहीं रहेगी। अगला जो प्रश्न है, देखिए एक अच्छा सा प्रश्न और आपके सामने आ रहा है, गलती होने की संभावना भी बनती है इस प्रश्न के अंदर, अच्छे से समझें। प्रश्न है ABCDEF, यानी 6 लेटर्स दे दिए, ABCDEF 6 लेटर्स हैं, का उपयोग कर 3 अक्षरों वाले कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, जबकि प्रत्येक शब्द में कम से कम एक स्वर हो। आपकी शर्त है कम से कम एक स्वर का होना। प्रश्न कह रहा है हाउ मैनी 3-digit words, how many 3-digit words can be formed by letters A, B, C, D, E and F in such a way that each word
हैज एट लीस्ट अ वॉवेल, ईच वर्ड हैज एट लीस्ट अ वॉवेल, यानी कम से कम एक स्वर होना चाहिए। चलिए हमारे जो है अपने आंसर आने शुरू हो रहे हैं। साक्षी जी बिल्कुल आपका आंसर सही है, मनोज जी आपका आंसर सही है, घनश्याम जी आपका आंसर भी काफ़ी जल्दी आ गया, वो भी आंसर सही है। अमित जी आपका आंसर गलत है, वापस से चेक करेंगे क्योंकि आपका आंसर ऑप्शन सी के रूप में आ रहा है। भाई प्रश्न कह रहा है कम से कम एक स्वर का होना। किशोर जी आपका भी आंसर गलत आ रहा है। चलिए देखते हैं सर हमारा उत्तर क्या होगा। जसवंत जी आपका आंसर सही है। भाई कम से कम एक स्वर होने का मतलब क्या है? भाई टोटल कितने शब्द बन सकते हैं मैं उसको चेक करूं, और कम से कम एक स्वर के लिए मैं उन शब्दों को घटा दूं जिसमें कोई भी स्वर नहीं हो। भाई पहला काम तो कुल शब्द कितने बनेंगे उसमें कोई शर्त नहीं है, समझ गए? कोई भी शर्त नहीं हो, बगैर शर्त के हम कितने शब्द बना सकते हैं 3 अक्षरों वाले, और कम से कम एक स्वर होने के लिए मैं उन शब्दों को उसमें से घटा दूं जिसमें कोई भी स्वर नहीं हो। सुपर पावर नाम से कमेंट आ रहा है, वो भी आपका आंसर गलत लग रहा है मुझे। चलिए सबसे पहले बात करूंगा ए बी सी डी ई एफ। इसका मतलब ये हो रहा है कि 6 अक्षरों से 6 अक्षरों से बनने वाले 3 अक्षरों वाले शब्द। देखिए इसमें तो कोई है ही नहीं सर, है ना, कोई शर्त नहीं है। 6 अक्षर मेरे पास में है और 6 में से मुझे 3 अक्षर लेना है, शब्दों को बनाना है। तो बताइए शब्द बनाना कॉम्बिनेशन है या परम्यूटेशन है? परम्यूटेशन की बात हो रही है तो यहां पर हम लोग क्या लिखने वाले हैं 6p3। ये कुल जो है हमारे शब्द बनने वाले हैं, क्योंकि जिनके आंसर जो है ऑप्शन बी के रूप में आ रहे हैं वो 6c3 की बात कर रहे हैं। और 6c3 कर सकते हो आप, नो डाउट सर, है ना, आप कह सकते हो 3 का चयन किया, लेकिन जब 6c3 करोगे तो फिर 3 का अरेंजमेंट भी वापस आपको करना पड़ेगा। क्लियर हो गई ना? ये तरीका उसके लिए उपयोगी रहने वाला है जब आपके लेटर्स अगर रिपीट होते हैं, लेकिन ए बी सी डी ई के अंदर, एफ के अंदर कोई लेटर रिपीट नहीं हुआ, तो सीधा सीधा आप परम्यूटेशन की बात करते हुए 6p3 ये कुल शब्द बनने वाले हैं 3 अक्षर वाले। अब यहां पर 6 अक्षरों से बनने वाले 3 अक्षरों वाले शब्द जिनमें कोई भी स्वर नहीं हो, कोई भी स्वर नहीं हो। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जब मेरे पास में ए बी सी डी ई और एफ है तो ये तो दावेदार ही नहीं है हमारे। तो इसका मतलब बेसिकली अक्षर 6 नहीं, अक्षर तो 4 ही हो गए मेरे पास में। जब कोई भी स्वर नहीं है तो आपका रिजल्ट आ रहा है माइनस में 4p3। और जब इसको हल करता हूं तो ये रहा सर 6 5 4, उल्टी गिनती 3 बार, 4p3 से 4 3 और 2, हल करने पर 5 चौक 20, 20 छंग 120, माइनस 12 दूना 24, और अपने प्रश्न का आंसर कितना आ गया सर 96। ये ध्यान देना भाई हम लोग ये गलती नहीं करेंगे 16 उत्तर देने की। काफ़ी सारे विद्यार्थियों ने उत्तर 16 के रूप में दिया है, जिन्होंने NPR के स्थान पर NCR की बात की है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहां पर एक प्रश्न आ रहा है कि भी एक्स वाई जेड बराबर 24 है, पूर्णांक हलों से एक्स वाई जेड कितने बिंदु रेखित किए जा सकते हैं। ये जो आपका प्रश्न आ रहा है, पहले मैं उस प्रश्न के बारे में बात कर रहा हूं। देखिए प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, हमारा प्रश्न है एक्स वाई जेड बराबर 24 के पूर्णांक हलों से
के पूर्णांक हलों से कितने बिंदु एक्स वाई जेड अनुरेखित किए जा सकते हैं, यानी कुल मिला के एक्स वाई जेड के कितने पेयर्स हो सकते हैं, ऐसा अपना प्रश्न कहना चाह रहा है। तो सबसे पहला काम क्या करूं सर, एक्स वाई जेड की पोजीशंस कौन कौन सी हो। एक्स वाई जेड का गुणा हमारा 24 के बराबर है, एक्स वाई जेड के मान कौन कौन से हो सकते हैं। तो ये घनश्याम जी आपका प्रश्न है, आप खुद मुझे बताइए इसका उत्तर कैसे दे सकते हैं हम लोग। भाई एक्स वाई जेड की संभावनाएं क्या क्या है, मुझे उसको ढूंढना है। देखिए सबसे पहली बात है, मैं अगर बात करता हूं एक्स वाई जेड, एक एक 24 ऐसा कर सकता हूं मैं एक्स वाई जेड, एक एक 24। दूसरा, अगर मैं इसको एक को पकड़ा रहता हूं या दो बना तो ये 12 हो जाएगा। तीसरा, एक 3 के साथ में 8 हो जाएगा। चौथा, एक 4 के साथ में 6 हो जाएगा। अब इसके आगे नहीं बढ़ सकते एक के साथ में, क्योंकि 4 के बाद में 6 होगा तो फिर वापस 4 वापस ये रिपीट होने वाली संभावना होगी। तो एक एक्स का मान एक फिक्स करते हुए वाई और जेड के मान बढ़ाते हुए क्रम में हमने ले लिए। अगर मैं एक्स का मान 2 करता हूं और वाई का मान अगर 2 करता हूं, ठीक है ना, क्यों 2 के साथ में एक का पैर नहीं ले सकता मैं, ठीक है, 2 2, तो कुल मिला के 2 2 4 और ये आपका क्या आएगा 6। इसी क्रम में x का और कोई मान हो सकता है क्या, 2 3 और 4 ऐसा हो सकता है हमारा मान, और कोई संभावना है नहीं बनती है। अब x का मान अगर 3 की बात करता हूं तो 3 के बाद में देखो, 3 के बाद 2 नहीं ले सकता हूं, 3 के बाद 1 नहीं ले सकता हूं, आगे बढ़ेंगे तो 3 4 2, 3 4 2 तो ये रिपीट हो रहा है सर, मुझे लग रहा है ये ऊपर वाला 3 4 2 रिपीट हो रहा है, तो 3 4 2 भी नहीं चलेगा। 4 के बाद में सीधा सीधा 3 8 1, तो पता लगा 3 8 1 भी रिपीट हो रहा है, तो ये भी नहीं चलने वाला है। मेरे हिसाब से तो यही आपके कॉम्बिनेशन बनने वाले हैं जिसका गुणा 24 बन करके आएगा। इसके अलावा संभावना नहीं बनेगी सर। भाई 3 के अंदर कोई संभावना क्रिएट होती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि 3 के साथ में मैं 1 नहीं ले सकता हूं, 3 के साथ में 2 नहीं ले सकता हूं, क्योंकि 3 के साथ में 1 आ चुका है, 3 के साथ में 2 आ चुका है। 3 के साथ में अगर 3 लूंगा तो 24 गुणा में आएगा नहीं। 3 के साथ में 4 लूंगा तो स्थितियां 3 चौक 12, पीछे 2 आ गया, 3 4 2 वाला पैर कहीं पर है हमारे पास में, ठीक इसके ऊपर वाला 2 3 4 वाला पैर, तो 4 भी नहीं आएगा और 6 आएगा नहीं, 12 9 8, 3 8 के बाद में 1, तो ये पैर भी 3 8 1 वाला हमारे पास में आ चुका है। तो 3 के साथ में कोई संभावना नहीं है सर। अगर 3 के साथ में संभावना नहीं है तो शायद 4 के साथ में कोई संभावनाएं नहीं होगी, क्योंकि 4 के साथ में 1 ले नहीं सकता हूं, 4 के साथ 1 आ गया। 4 के साथ में 2 नहीं ले सकता हूं कि 4 के साथ में 2 यहाँ पैर बन रहा है। 4 के साथ में 3 नहीं ले सकता हूं, यहाँ आ रहा है, और इसके आगे कोई संभावना आपकी नहीं बनती है। तो कुल मिलाकर के जो संभावनाएं बन रही है, भाई जो ऐसे अंक जिनका गुणा 24 बन रहा है वो हमारे ये हैं, 1 1 24, 1 2 12, 1 3 8, 1 4 6, 2 2 6, 2 3 4 की संभावनाएं बन रही है। ठीक है सर, ये 2 3 और 4। अब देखिए संख्याएं कितनी होगी, ये तो संभावनाएं कि ऐसा ऐसा हो सकता है। अब यहां पर एक्स वाई जेड की संख्या कितनी बनेगी, संख्या एक्स वाई जेड, गौर करो ये 3 है ना, तो फैक्टोरियल 3, लेकिन 2 रिपीट हो रहे हैं, तो फैक्टोरियल 2 का भाग, भाई 1 1 रिपीट हो रहा है, तो 1 1 24 के 3 स्थितियां बनेगी, 6/2 यानी 3। 3 देखो आप पहचान सकते हैं, एक बिंदु जो रहा आपका वो 1 1 24, दूसरा बिंदु 1 24 1, तीसरा बिंदु 24 1 1, यानी इस प्रकार के हमारे रिजल्ट्स रहेंगे। तो 3 संभावनाएं हमारी यहां पर होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे फैक्टोरियल 3 है, 3 नंबर है, तीनों में से कोई रिपीट नहीं है, तो 6 स्थितियां ये हो गई। 1 3 8 में फैक्टोरियल 3, 6 स्थितियां ये हो गई, कोई रिपीटेशन नहीं है। 1 4 6 में फैक्टोरियल 3, ये 6 स्थितियां हो गई, कोई रिपीट नहीं है। 2 2 6 फैक्टोरियल 3 और 2 2 रिपीट हो रहा है फैक्टोरियल 2, 6/2 3 स्थितियां ये बनने वाली है। 2 3 4 में फैक्टोरियल 3, 6 संभावना यहां बनने वाली है। कुल संभावनाएं कितनी बनी, 6 3 9,
6 18 27 और 3 30। लेकिन ध्यान देना, जो प्रश्न है, गौर करें, यहां पर 30 आपका रिजल्ट हो गया, नो डाउट। अब प्रश्न की क्या कहते हैं, लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ना। यहां पर दो प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं, एक पूर्णांक हल और एक धनात्मक पूर्णांक हल। ये उत्तर अभी तक धनात्मक पूर्णांक हल के लिए आया है। जो धनात्मक पूर्णांक हल के लिए है, उतने उतने रिजल्ट हमारे ऋणात्मक पूर्णांक हल के भी होंगे। समझ गए? जैसे -1 -1 24, समझ गए? -1 -2 12, इस प्रकार की हमारी स्थितियां होगी। तो कुल मिलाकर के अगर धनात्मक पूर्णांक की बात करता है प्रश्न, धनात्मक पूर्णांक हल बिंदु, बिंदुओं की संख्या ये रहेगी सर हमारे लिए 30। लेकिन जब प्रश्न कहता है पूर्णांक हल बिंदु की बात करें, पूर्णांक हल बिंदुओं की संख्या, तो ये डबल हो जाएगी। और नहीं तो फिर और आप सोच लेना कि भाई और कोई संभावनाएं बनती है क्या। क्लियर है? ये आपका जो प्रश्न है। चलिए हम लोग बात करते हैं आगे बढ़ते हुए। प्रश्न है, बिना अंकों की पुनरावृत्ति के, विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स, 0 1 2 3 4 5 अंकों का उपयोग करते हुए 3 से विभाज्य 5 अंकों की संख्याएं कितने प्रकार से बनाई जा सकती है ना? विदाउट रिपीटेशन फ्रॉम द डिजिट्स 0 1 2 3 4 5, हाउ मैनी 5 डिजिट नंबर्स can be formed which are divisible by 3? भाई घनश्याम जी देखिए, जब प्रश्न अपना हो गया, आप निश्चिंत रहें सर। प्रश्न जो है केवल कॉन्सेप्ट के लिए पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक्स वाई जेड के लिए आपको सीधा इनका गुणा 288 दे देगा या 240 दे दे करके सोचेगा। नहीं, एक्स वाई जेड का गुणा 18 दे दिया, एक्स वाई जेड का गुणा 24 दे दिया, एक्स वाई जेड का गुणा 30 दे दिया। केवल इसी प्रकार की स्थितियां होगी। छोटे नंबर्स होंगे, बहुत बड़े नंबर्स नहीं होंगे। और जितनी संभावनाएं बनती है हमारी गुणा की, उन सभी संभावनाओं को सोचना है। हाँ देखिए, अगर सारी संभावनाएं नहीं सोच पाए, कोई एक आध भी पीछे रह गई, तो फिर 30 की जगह हमारा उत्तर 27 आ जाएगा, 30 की जगह हमारा उत्तर 24 आ जाएगा। तो एक थोड़ा सा मुश्किल हमारी हो सकती है। क्लियर है? प्रश्न कह रहा है 5 अंकों की 3 से विभाज्य होने वाली संख्याएं कितनी होगी? चलिए, उम्मीद करते हैं घनश्याम जी आपका आंसर, संजय जी आपका आंसर, दोनों का आंसर एक जैसा आ रहा है। तो दोनों के उत्तर सही होंगे, ऐसी उम्मीद करता हूं। भाई रघुवीर जी जो है संजय जी से और घनश्याम जी से जो है ना, सहमत नहीं है। वो कुछ और कुछ सोच करके अपना आंसर दे रहे हैं। मुझे बताइए 3 की भाजकता क्या है? जो अंक हम काम में लेने वाले हैं उन सभी अंकों का योग 3 के पहाड़े में हो। समझ रहे हो? इसका मतलब ध्यान दें भाई, केस एक क्या बन सकता है हमारा? पहला केस ये हो गया कि जो 5 अंक हम इनमें से काम में ले रहे हैं, वो 5 अंक 1 2 3 4 5 ये वाले हों। क्योंकि इनका योग आपका जब देख रहे हैं 5 और 4 9 और 3 12 13 14 1 15। भाई जब मैं आपको देख रहा हूं जो अंक दिए हैं 0 1 2 3 4 और 5, इनकी जोड़ 5 4 9 3 12 13 14 15 बन रही है। 3 का भाग लगने पर योग 3 के पहाड़े में होना चाहिए। योग 3 के पहाड़े में होना चाहिए। तो एक संभावना ये बनेगी ना, 5 4 9 3 12 13 14 1 15। 5 अंक में से हमने 0 को काम में नहीं लिया, तो योग 15 हो गया। 6 अंक नहीं होंगे, क्योंकि 0 काम में लेंगे तो अंक 6 हो जाएंगे। और दूसरा केस क्या बनने वाला है हमारा? केस 2 के अंदर 1 2 3 4 5 तो ले लिया है ना, तो यहां पर 0 1 2 4 5, उसमें से 3 हटा दो, ताकि इनकी जोड़ आपकी क्या बन जाए? 12 बन जाए, 3 के पहाड़े में आ जाए। 2 प्रकार की संभावना बनेगी।
5 अंकों की संख्या के लिए भाई किसी एक अंक को यहाँ से छोड़ना पड़ेगा। किसी अंक को छोड़ने के लिए 0 छोड़ सकते हैं, अंकों का योग 15 3 से विभाजित हो जाएगा। अब वो अंक किसी भी प्रकार से हम लोग आगे पीछे अरेंज करते हैं। एक को छोड़ दिया तो फायदा क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, क्यों अंकों का योग 14 होगा। 2 को छोड़ने पर 13 होगा। अब 3 छोड़ा जाएगा, 4 और 5 नहीं छोड़े जा सकते हैं। तो बताइए इसके अंदर क्या संभावना बनती है, 5 अंकों की संख्या है ना, तो आप जब 0 को शामिल ही नहीं कर रहे हैं तो आपका रिजल्ट क्या रहा सर, फैक्टोरियल 5, और फैक्टोरियल 5 का रिजल्ट हुआ 120। और यहां से अब इन 5 अंकों का प्रयोग कर रहे हैं, तो अब चूंकि 0 है, 0 स्टार्ट के अंदर आ सकता है, तो कुल कितने हो गए, कुल तो फैक्टोरियल 5 माइनस 0 से प्रारंभ भाई यहां पर सही है ना, तो फैक्टोरियल 4, तो ये रहा सर आपका 120 माइनस, भाई जब 0 से प्रारंभ हो गया, 0 फिक्स हो गया, पीछे बचने वाले 4 फैक्टोरियल 4 के रूप में रहे, माइनस 24 कितना हो गया, ये 96। हमारा आंसर क्या रहा, 120 प्लस 96 216, ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। क्लियर है सर? चलिए आगे बढ़े हम लोग, अगले प्रश्न के बारे में विचार करते हैं। भाई 5 अंकों की संख्या के अंदर हम बात कर रहे हैं अंक कौन से लिए जाएं, है ना, तो 0 को छोड़ के 5 अंक लेंगे, तो कुल मिला के इन 5 अंकों से बनने वाली 5 अंकों की संख्या की बात हो गई। और 3 को अगर छोड़ते हैं तो कुल मिला करके, यानी हम लोग ये कह रहे हैं कि भी इन 6 में से 3 को छोड़ करके 5 अंकों की संख्या, जब 3 छूटेगा तो 5 अंक ही बचे, फैक्टोरियल 5, लेकिन 0 से स्टार्टिंग हो रही है तो 0 को फिक्स कर दिया, 0 से प्रारंभ होने वाले वो फैक्टोरियल 4 कम कर दिए, और इस प्रकार से 120 और 96 की जोड़ 216। आगे बढ़े, हमारा प्रश्न है अंकों 1 2 3 4 से बनने वाली 4 अंकों की सभी संख्याओं का योग। 1 2 3 4 4 अंक है, और 4 अंकों से बनने वाली संख्याओं का योग, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो, कितना होगा। चलिए घनश्याम जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत प्यारा सा, और आपका जवाब जो है आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। रघुवीर जी आपका आंसर गलत आ रहा है, साक्षी जी आप बिल्कुल सही हैं, रमेश जी आपका आंसर सही आ गया है, पंकज जी आपका उत्तर सही है, आयुष जी आप भी सही हैं, सोनम जी वापस से इसको चेक करना होगा, मंजू जी आपका उत्तर गलत है। चलिए मैं इसको हल कर लेता हूं, काफी सारे आंसर आ गए। ऑप्शन बी हमारे प्रश्न का, ऑप्शन डी जो है हमारा उत्तर गलत होगा, तो किशोर जी आपका आंसर गलत है। चलिए सर इधर ध्यान दें, भाई 4 अंकों से बनने वाली संख्याओं के लिए हमने संख्याओं का योग का एक फॉर्मूला लिखा था। देखिए संख्याओं के 2 फॉर्मूलों की बात की थी, इकाई अंकों का योग। अगर इकाई के अंकों के योग की बात करते हैं तो जो नंबर हैं a1 प्लस a2 प्लस a3, और जितने नंबर हैं हमारे an फैक्टोरियल n-1 होता है, इकाई अंकों के योग की बात करते हैं, ठीक है। और संख्याओं के सभी अंकों का योग, चलिए इसी बीच नागर साहब आपका आंसर आ रहा है, सभी यानी सभी संख्याओं का योग लिखे ना, ज्यादा अच्छा रहेगा, सभी संख्याओं का योग। बताइए क्या करना चाहिए, यहां पर जो रिजल्ट रहेगा उसमें कुछ एक्सपेंशन होगा, a1 प्लस a2 प्लस a3 डॉट 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 an फैक्टोरियल n-1, और यहां पर 1 1 1 1 कितनी बार, n बार होगा। कोई दिक्कत है? चलिए जब यहां पर 4 नंबर हैं 1 2 3 4, फॉर्मूले में फैक्टोरियल n का मान 4 माइनस 1, और 1 1 1 1 4 बार होगा, 4 3 12 13 14 और 1 15, गुणा
फैक्टोरियल 3 का मतलब 6, 4 3 12, 4 और 3 7, 7, अच्छा 4 3 12, वेरी गुड, है ना। 4 और 3 7, 2 9 और 1 10 है सर। ये 10 गुणा 6 गुणा 1 1 1 1, तो 6 का गुणा कर लेते हैं, 6 6 6 6, 4 छक्के और 1 जीरो। हमारे प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। ठीक है सर। चलिए, तो नागर साहब इस बार आपका आंसर भी आ रहा है, बिल्कुल सही है। बढ़े आगे। अगला प्रश्न, शतरंज के बोर्ड में आयतों की संख्या है। हाउ मेनी रेक्टेंगल्स इन अ चेस बोर्ड? हाउ मेनी रेक्टेंगल्स इन अ चेस बोर्ड? भाई ध्यान देना, ये पिछला जो प्रश्न था हमारा वो भी परीक्षा में और ये भी परीक्षा का प्रश्न है। भाई शतरंज तो खेला है हम सब ने, उम्मीद करते हैं संजय जी आपका आंसर सही होगा। देखिए हमने क्या पढ़ा है सर, भाई शतरंज खेला है, शतरंज के अंदर कॉलम कितने होते हैं, खाने कितने होते हैं? 8 खाने होते हैं। और 8 खानों का मतलब ये हुआ कि ये रेखाएं हॉरिजॉन्टल कितनी लाइंस होती है? ये 9 लाइंस होती है हॉरिजॉन्टल। भाई 9 लाइन होगी तभी तो 8 खाने होंगे। और इसी प्रकार से जो वर्टिकल लाइंस होती है, ऐसी ऐसी खड़ी खड़ी लाइन, ये भी कितनी होती है? 9 लाइंस होती है। बात समझ में आ गई या नहीं आई? भाई यहां पर वर्टिकल लाइंस 9। देखिए कॉलम की जहां बात करता हूं, खानों की बात करता हूं, तो खाने हमारे 8 खाने होंगे, खड़े और आड़े। लेकिन वो 8 खाने कब बनेंगे? जब 9 लाइनें होगी। और हम लोगों ने प्रश्न पढ़ा है कि अगर 5 समांतर रेखाओं का एक समूह है और उसको 3 समांतर रेखाओं का दूसरा समूह काटता है, तो बनने वाले समांतर चतुर्भुज कितने हैं? तो आमने सामने की 2 भुजाएं चाहिए ना, 5 सी 2 गुणा 3 सी 2। अगर मैं कहता हूं m आडी रेखाएं हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन से क्षैतिज रेखाएं, और n वर्टिकल लाइंस उसको काट रही है, तो कितने समांतर चतुर्भुज? m c 2 गुणा n c 2 होता है। ठीक ठीक वही काम हम लोगों को यहां पर करना है। ठीक है, तो चलिए, जब जैसे ही आप इसकी बात करते हैं तो हमारी स्थिति क्या बन रही है, गौर कीजिए। तो यहां पर 9 लाइंस है हॉरिजॉन्टल, उसमें से मुझे 2 का सिलेक्शन करना है। 9 लाइन है वर्टिकल, उसमें से मुझे 2 का सिलेक्शन करना है। और 9 सी 2 का मतलब क्या हुआ? 9 गुणा 8 बटा 1 गुणा 2, और इसी क्रम के अंदर 9 गुणा 8 बटा 1 गुणा 2। 2 से 8 कट जाएगा हमारा 4 बार, ये कट गया 4 बार, तो 36 गुणा 36, और 36 और 36 का स्क्वायर कितना होगा? 1296। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया, और ऑप्शन नंबर बी मेरे प्रश्न का उत्तर हो गया। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूं कि दिमाग में आपका आया होगा। यहाँ पर घनश्याम जी, मनोज जी, विकास जी, साक्षी जी, है ना, आप सभी के आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं। इसके पहले संजय जी अपना उत्तर दे चुके थे, आपका भी आंसर सही था। चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। हमारा अगला जो प्रश्न है, एक प्यारा सा प्रश्न और है आपके पास। यदि ए एन इज इक्वल टू समेशन आर इज इक्वल टू 0 टू एन 1 अपॉन एन सी आर हो, तो समेशन आर इज इक्वल टू 0 टू एन आर अपॉन एन सी आर का मान क्या होगा? चलिए कोशिश करो। भाई इस बार जो है सबसे पहले फिर से आपका घनश्याम जी आंसर आ रहा है, लेकिन इस बार आपका उत्तर गलत है। वापस एक बार चेक करना होगा आपको। चलिए घनश्याम जी, आपका जो है दूसरा कमेंट आ रहा है, टाइपिंग एरर के कारण डबल कमेंट किया आपने। दूसरा आंसर आपका सही है। विकास जी तिवारी, आपका आंसर गलत आ रहा है। राजेश जी, आपका भी उत्तर गलत आ रहा है।
भाई क्या करना है सर? कुछ नहीं करना है, n को डिफाइन कर लो, अपना उत्तर आ जाएगा। समझ गए? n को 3 सोच के करो तो भाई n आपने जैसे ही 3 सोचा तो a 3 का मान मेरे पास में आ जाएगा, n 3 हो गया, r का मान 0 से 3 तक रखना है मुझे। सॉल्व करने पर एक परिणाम आ जाएगा नंबरिकल वैल्यू के रूप में, और फिर n का मान 3 डिफाइन करते हुए आप उसको भी सॉल्व कर लें। कहाँ दिक्कत है ना भाई? जब दिमाग चलना बंद हो जाए तो प्रश्न का दिमाग चला लो। n को डिफाइन कर लो। देखो r तो ऑलरेडी डिफाइन है, r को डिफाइन करने की मुझे आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपका r का मान 0 से n तक है। n अगर 2 है तो 2 तक जाएगा, n अगर 3 है तो 3 तक जाएगा। इसी प्रकार की बात होगी ना सर हमारी। तो n को डिफाइन कर लो, और मान लिया हम लोगों ने n को 3 डिफाइन कर लिया। विकास जी आपका दोबारा जो है आंसर आ रहा है, और इस बार सही उत्तर आ रहा है। मैं मान लेता हूं n बराबर 3 है। n अगर 3 करता हूं मैं तो मेरा प्रश्न कहता है a 3 किसके बराबर है? a 3 हो गया समेशन r बराबर 0 से n डिफाइन हो चुका है 3, 1/n डिफाइन हो चुका है 3cr। बताओ सर, r का मान 0 से 3 तक रखूंगा तो रिजल्ट क्या रहा? 1/3c0, 1/3c1 कहाँ तक जाना है मुझे? 3c3 तक जाना है। आप चाहें तो इसमें 2 रख करके भी आप इसको सोच सकते हैं। 1/3c0 का मान 1 है, 3c1 का मान 3 है, 1/3c2 वापस 3 के बराबर, और ये 1 के बराबर। तो 1 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1 कितना हो गया सर? 2 प्लस 2/3, 3 दूना 6 और 8/3, a3 डिफाइन हो गया। ठीक है, अब बताइए जो ज्ञात करना है उसके बारे में बात करें। भाई a3 डिफाइन करना पड़ा क्योंकि जो मेरे 4 ऑप्शन में an ऐसा लिखा है, तो n 3 है तो a3 क्या होगा वो पता लगेगा। ज्ञात करना है मुझे समेशन r बराबर 0, n डिफाइन कर चुके हैं 3, r/3c r। चलो 0 रखने पर 0/3c0, 1 रखने पर 1/3c1, 2 रखने पर 2/3c2, और 3 रखने पर 3/3c3। पहला वाला रिजल्ट आपका 0 हो गया कि 0 में 1 का भाग है, दूसरा 1/3 है, तीसरा 2/3 है, चौथा 3/1 है। तो 1/3 और 2/3 ये जुड़कर कितना हो गया? 3/3 1। तो 1 + 3 ये परिणाम आपका 4 के बराबर हो गया, क्योंकि अंतिम पद 3/1 3 है। 1/3 और 2/3 की जोड़ 1 है, 3 + 1 4, उसमें 0 जोड़ने पर 4 हो गया। अब मैं ऑप्शन की बात करता हूं, ऑप्शन 1 बाय 1 ट्राई करते हैं। देखो ऑप्शन नंबर ए, n-1, n डिफाइन है 3 - 1, और an का मान है 8/3, कुल मिलाकर के 16/3 है। ये उत्तर नहीं है। उत्तर क्या आना चाहिए? उत्तर 4 आना चाहिए। जो ज्ञात करना है उसका रिजल्ट 4 है। ऑप्शन नंबर ए नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर बी को ट्राई करते हुए n और an का गुणा, n 3 है और an आपका आ गया 8/3, 3 से 3 कट गया और 8 आया। ये भी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। ऑप्शन सी को ट्राई करते हुए n-1, 3 - 1, an हो गया आपका 8/3 बटे में 2, तो ये 2 से 2 कट गया और 8/3 ऑप्शन सी देता है। ये भी मेरा उत्तर नहीं है। जब 3 उत्तर नहीं है तो ऑटोमेटिक अपना उत्तर ऑप्शन डी की बात करेगा। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन नंबर डी के बारे में बात करते हैं। तो n की बात करें तो n का मान है 3, an है 8/3 बटे में 2, 3 3 कट गया सर, और परिणाम रहा 8/2 बराबर 4, जो कि ये परिणाम हमारा मैच हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का आंसर आ रहा है। क्लियर है जी? तो चलिए पंकज जी आपका भी आंसर, विष्णु जी सुपर पावर, आपके भी आंसर जो है यहाँ पर मैच हो रहे हैं, आ चुके हैं। चलिए साक्षी जी आपका भी कमेंट आ रहा है, सही है। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। चलिए अब आसान सा प्रश्न है ना, कई बार किया होगा इस प्रश्न को। तो 13 क्रिकेट खिलाड़ियों में से 4 गेंदबाज है, यानी टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं 13। आउट ऑफ 13 प्लेयर्स ऑफ क्रिकेट देयर आर 4 बॉलर्स।
कितने तरीके से 11 खिलाड़ियों का समूह बनाया जा सकता है जिसमें कम से कम 2 गेंदबाज अवश्य हो, है ना? इन हाउ मेनी वेज अ टीम ऑफ 11 प्लेयर्स कैन बी सेलेक्टेड इन सच अ वे दैट ईच टीम हैज एट लीस्ट 2 बॉलर्स। प्रत्येक में कम से कम 2 गेंदबाज होने चाहिए। चलिए सर, अपने आंसर आने शुरू हो गए हैं। घनश्याम जी आपका आंसर सही है, दिव्या जी आपका आंसर भी सही है, मनोज जी, विष्णु जी, विकास जी, मनीष जी, पंकज जी, रघुवीर जी, आप सभी के आंसर बिल्कुल सही आ गए हैं। तो कुल मिला के देखिए 13 का बंटवारा मुझे करना है। 13 का बंटवारा कैसे करना है? 13 के अंदर गेंदबाज और अन्य के बारे में सोचना है मुझे। 4 गेंदबाज है और अन्य कितने हैं? 9 और 4 13 की पोजीशन है। मुझे बताइए, टीम मुझे चाहिए 11 की, और 11 के सिलेक्शन में प्रश्न ने कहा कम से कम 2 गेंदबाज हो, और जब कम से कम 2 गेंदबाज हो तो पहली संभावना 2 + 9 हो। समझ गए ना? अच्छा, एक बात मुझे बताइए, अगर ये कहता कम से कम 1 गेंदबाज है तो 1 + 10 की संभावना बनती क्या? नहीं बनती सर, है ना? क्योंकि 9 से ज्यादा खिलाड़ी आप ले ही नहीं सकते हो। हाँ, अब कम से कम 2 गेंदबाज में 9 में से पूरे 9 आपने ले लिए। दूसरी संभावना क्या बनती है? 3 और उसके बाद 8। तीसरी संभावना क्या बनती है? 4 और 7। और ये सिलेक्शन है, चयन है, और चयन का मतलब कॉम्बिनेशन की बात हो रही है। मनोज जी नागर आपका भी आंसर आ गया है। 4C2 गुणा 9C9 पहला केस। दूसरा 4C3 गुणा 9C8 तीसरा केस। 4C4 गुणा 9C7। इसको डायरेक्ट हल करते हैं। 4C2 का मतलब 4 × 12 में 2 का भाग 6 गुणा 1 प्लस 4 गुणा 9 प्लस 1 गुणा 9 8 72। भाई 9C7 9C2 के बराबर होगा, ये आपका 36। फाइनल जवाब 6 + 36 + 36 72, और 6 कितना हो गया? 78 तरीके से उस टीम का निर्माण किया जा सकता है। चलिए सर, तो यहाँ पर जो है मोना जी, किशोर जी आपके भी आंसर सही हैं। सुपर पावर सर आपका भी आंसर सही है। चलें आगे बढ़ें। संजय जी आपका भी आंसर सही आ रहा है। अगला जो प्रश्न है ये एक अच्छा सा प्रश्न है हमारे लिए। फिर से मैं स्टार मार्क की बात कर सकता हूं इस प्रश्न के लिए आपके। एक अष्टभुज के कोणीय बिंदुओं से, यानी वही कोणीय बिंदु, वही एंगुलर पॉइंट्स या अष्टभुज के शीर्ष की बात कर रहा है। और अष्टभुज का मतलब क्या है? ऑक्टागन की बात हो रही है, 8 शीर्ष की बात हो रही है। कोणीय बिंदुओं से कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? हाउ मेनी ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म्ड बाय द एंगुलर पॉइंट्स ऑफ अ ऑक्टागन। जबकि अष्टभुज की भुजा त्रिभुज की भुजा के बराबर नहीं हो, while the side of a octagon is not equal to the side of triangle। चलिए एक आंसर आना शुरू हो गया है। रघुवीर जी आपका आंसर आ रहा है, देखते हैं अभी। और मुझे लग रहा है रघुवीर जी आपका आंसर सही है। घनश्याम जी आपका भी आंसर सही आ गया है। संजय जी आपका भी आंसर, अमित जी आपका आंसर, मोना जी सबका आंसर जो है सही आ चुका है। देखिए करना क्या है सर, देखिए भुजाओं के बराबर नहीं हो इसका तो भुजाओं की संख्या को माइनस करना है। 100 बातों की एक बात है। एंगुलर पॉइंट्स वर्टेक्स 8 है, 8 बिंदु है। त्रिभुज बनेगा जब 3-3 बिंदुओं को लिया जाएगा, और किसी कोई भी भुजा त्रिभुज की भुजा के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ऑक्टागन की जो 8 साइड्स हैं उन 8 साइड को माइनस करना होगा। ऐसा ही है। तो चलिए, तो कुल मिलाकर के 8 कोणीय बिंदुओं यानी एंगुलर पॉइंट्स
से त्रिभुज माइनस 8 भुजाएं, क्योंकि त्रिभुज की भुजाएं अष्टभुज की भुजाओं के बराबर नहीं है और अष्टभुज की 8 भुजाएं तो वो काम में नहीं ली जाएगी। तो 8 से त्रिभुज बना रहे हैं, 8C3 है माइनस 8, 8C3 का मतलब हो रहा है 8 7 6 बटे में 1 2 3 माइनस 8, 56 में से 8 गया, कितना उत्तर आया 48। ये अपने प्रश्न का उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो गया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है छोटा सा सरल सा प्रश्न है, एक हाथ की 4 अंगुलियों में 6 अंगूठियां कितने प्रकार से पहनी जा सकती है? इन हाउ मेनी वेज 6 रिंग्स कैन बी वियर इन 4 फिंगर्स ऑफ अ हैंड। सरल सा सीधा सा प्रश्न है हमारा। चलिए सुपर पावर सा इस बार सबसे पहले आपका जवाब आ रहा है। राम प्रकाश जी आपका जवाब, विकास जी तिवारी आपका जवाब, और आप तीनों के आंसर जो है बिल्कुल सही है। रघुवीर जी आपका जवाब, संजय जी आपका भी जवाब बिल्कुल सही आ चुका है। तो कुल मिला के आसान सा हमारा प्रश्न रहा। देखिए सर, हमारा प्रश्न क्या कह रहा है ना, पहली अंगूठी की बात करें, पहली अंगूठी को पहनने के लिए हमारे पास में ऑप्शन कितने हैं? ऑप्शन है 4 अंगुलियां। भाई 4 में से किसी भी अंगुली के अंदर पहली अंगूठी पहनी जा सकती है। क्लियर? दूसरी अंगूठी, उसके लिए 4 ऑप्शन है। इसी प्रकार से तीसरी की बात करें, 4 ऑप्शन। चौथी अंगूठी पहननी है, वही 4 ऑप्शन है। पांचवी अंगूठी को पहनने के लिए वही 4 ऑप्शन, और छठी अंगूठी के लिए भी 4 ऑप्शन है। तो हमारा उत्तर क्या हुआ? 4 ऑप्शन, पहले की, दूसरे की, तीसरे की, चौथे की, पांचवी की, छठी की। कुल मिलाकर कितना हो गया सर? 4 की घात 6। अपने प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हो गया। कहीं कोई दिक्कत है? पक्की बात है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न एक अच्छा सवाल और देखें। n पुस्तकों को एक पंक्ति में कितने प्रकार से रखा जा सकता है? इन हाउ मेनी वेज n बुक्स कैन बी अरेंज्ड इन अ रो, जबकि 2 विशेष पुस्तकें साथ साथ न रखी जाए, इन सच अ वे दैट 2 स्पेशल बुक्स आर नॉट पुट टुगेदर। क्या करने वाले हो सर? भाई सबसे पहला तो 9 पुस्तकों को कैसे रखोगे आप? 9 n पुस्तकें, 9 नहीं है, n पुस्तकों को रखने के कुल तरीके, एक पंक्ति के अंदर रखना, और उसमें से 2 पुस्तकें जो साथ साथ में रखी जाए, वो रिजल्ट घटा दें, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इस बार घनश्याम जी आपका आंसर सबसे पहले। सही जवाब है आपका? नहीं, सही जवाब नहीं है आपका। ठीक है, वापस से चेक करना पड़ेगा। साक्षी जी आपका आंसर सही आ रहा है। रघुवीर जी आपका आंसर सही आ रहा है। संजय जी आपका भी जवाब सही आ चुका है। मुन्ना जी आपका आंसर गलत है। विकास जी आपका आंसर सही है। चलिए हल कर लेता हूं मैं इस प्रश्न को। देखिए सबसे पहली बात हो गई, n पुस्तकों को पंक्ति में जमाना। बताओ सर ये परिणाम क्या रहेगा? फैक्टोरियल n, ये परिणाम हो गया जब n पुस्तकों को आप पंक्ति में जमाएंगे तो। दूसरा है 2 विशेष पुस्तकें साथ साथ होना। मुझे बताइए, जब 2 विशेष पुस्तकें आपने साथ में रख दी, B1 B2 का ऐसा, तो उसके बाद में यहां पर होगा B3 B4 और ऐसी बुक नंबर BN होगा। तो बताइए यहां पर टोटल नंबर कितने हो गए? भाई चूंकि ये पैकेट बन गया, इसको तो 1 पढ़ोगे। भाई 2 किताबों की जगह आप 1 पढ़ रहे हो, तो n किताबों की टोटल के अंदर कितना होगा? n-1 हो जाएगा। तो फैक्टोरियल
n-1 और उसके साथ के अंदर गुणा होगा फैक्टोरियल 2 का। ये फैक्टोरियल 2 क्या हो गया? अरेंजमेंट ऑफ बुक नंबर 1 बुक नंबर 2। अब अपना प्रश्न का आंसर क्या हुआ? 2 विशेष पुस्तकें साथ साथ नहीं। तो बताइए क्या रिजल्ट है? फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल n-1। क्लियर है? अब देखो यहां से n को बाहर करते हुए फैक्टोरियल n-1 करेंगे, -2 फैक्टोरियल n-1 करेंगे। यहां से फैक्टोरियल n-1 कॉमन आएगा, पीछे बच गया n-2। ये अपने प्रश्न का आंसर है। ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का उत्तर रहा। ठीक है जी। तो चलिए पंकज जी आपका भी आंसर सही है, अंसारी जी आपका आंसर सही आ रहा है। बढ़े आगे, अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। 47C4 प्लस समेशन R इज इक्वल टू 1 to 5 52 माइनस RC3 किसके बराबर है? भाई कई बार किया होगा सर ये प्रश्न हम लोगों ने। संजय जी जवाब सही है। चलिए यहाँ पर अपना आंसर आ रहा है। विकास जी मुझे लगता है वापस चेक करना पड़ेगा आपको। सुनील यादव आपका आंसर सही है। रमेश जी आपका आंसर सही है। मंजू जी आपका आंसर भी सही आ रहा है। सैनी साहब आपका आंसर वापस आपको चेक करना पड़ेगा। चलिए इसको हल करता हूं मैं। देखिए हमारा जो प्रश्न है वो किस प्रकार की बात कर रहा है? 47C4 R का मान 1 से लेकर के जब 5 तक रखेंगे तो देखो क्या पोजीशन बनती है, उसको ध्यान देना। R 1 रखने पर 51C3, R 2 रखने पर 50C3, R का मान 3 रखने पर 49C3, R का मान 4 रखने पर 48C3 और R का मान 5 रखने पर 47C3। अब देखो इसको मैं कैसे अरेंज कर रहा हूं उसको थोड़ा सा ध्यान देना। मैं यहां पर 47C3 के बाद 47C4, उसके बाद उल्टे क्रम में 48C3, फिर 49C3, 50C3 और 51C3 की बात कर रहा हूं। मुझे लग रहा है सर, है ना, विकास जी आपका आंसर सही है, सुनील जी आपका आंसर गलत है। ठीक है, चलो तो यहां पर एक फॉर्मूला हम लोग यूज किया करते हैं। वो फॉर्मूला क्या है सर? हम लोगों ने ऐसा पढ़ा है सर, NCR प्लस NCR प्लस 1, ऊपर नंबर n सेम है, नीचे R और R प्लस 1 एक का गैप है। मनोज जी इसी बीच आपका भी उत्तर आ गया। तो n प्लस 1 C बड़ा नंबर R प्लस 1 होता है। वापस इसी फॉर्मूले को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, NCR माइनस 1 प्लस NC, अगर R की बात हो रही है तो n प्लस 1 C बड़ा नंबर R होता है। ये आपने पढ़ा है, तो बस वही काम कर रहा हूं मैं। भाई इन दोनों का रिजल्ट क्या बनेगा? भाई इनको बढ़ा दो, n की जगह n प्लस 1 करते हुए हमारा परिणाम बनेगा 48C बड़ा वाला नंबर 4। भाई ये 2 का रिजल्ट ये हुआ। अब ये वाला इसके साथ में इसका रिजल्ट क्या होगा? भाई 48C4 48C3, तो रिजल्ट क्या रहा? इन दोनों का रिजल्ट आ गया 49C4। अब इस 49C4 के साथ में इस 49C3 को जोड़ने पर हमारा रिजल्ट क्या रहा? 50C4। अब ये 50C4 और 50C3 का परिणाम क्या रहा? ये रहा सर 51C4, और 51C4 और ये वाला 51C3 का रिजल्ट क्या रहा? 52C4। ये हमारे प्रश्न का उत्तर रहेगा और ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। ठीक है जी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। घनश्याम जी, सुनील जी वापस दोबारा से कमेंट आपका आ गया। सुपर पावर सर आपका भी आंसर बिल्कुल सही है।
हमारा प्रश्न है, एक परीक्षा में बड़ा प्यारा सा प्रश्न है, एक परीक्षा में 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न समझते हो ना, MCQ क्वेश्चंस की बात हो रही है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प है, 4 ऑप्शंस इन ईच क्वेश्चन। उन तरीकों की संख्या जिसमें कोई विद्यार्थी सभी प्रश्नों का सही उत्तर न दे सके होगी। The number of ways to attend the question in such a way that a student can't give all correct answers। 3, भाई देखिए, अमित जी आपका आंसर गलत है, संजय जी आपका आंसर सही है, रघुवीर जी आपका आंसर सही है। चलिए सर, इस प्रश्न को भी हल कर लेते हैं जल्दी से हम लोग। क्या करना होगा, कैसे करना होगा? भाई हम लोग जो हैं बात करें भी प्रश्नों को कैसे कितने तरीके से हल कर सकता है बच्चा, और कह रहा है सभी के सही उत्तर नहीं हो तो आप क्या करने वाले हैं, सभी के सही उत्तर वाला परिणाम माइनस करने वाले हैं। विकास जी आपका आंसर आ रहा है लेकिन उत्तर हमारा सही नहीं आ रहा है। ठीक है, विकास जी का कमेंट आ रहा है लेकिन प्रॉपर आपका आंसर नहीं है, वापस से चेक करना होगा। देखिए मैं यहां पर बात कर रहा हूं, भाई 4 प्रश्न है, 3 प्रश्न है ना भाई। पहला प्रश्न हल करने के तरीके बताओ कितने होंगे? पहला प्रश्न हल होगा, उसका तरीका 4 होगा। और बताइए पहला प्रश्न सही हल करने का तरीका, पहला प्रश्न सही हल करने के तरीके, यानी उसका रिजल्ट आपका आए वो 1 रहा, सही हल करने वाला। ये का ये काम भाई। दूसरा प्रश्न हल करने का तरीका 4 और दूसरा प्रश्न सही हल करने का तरीका 1। इसी क्रम में तीसरा प्रश्न हल किया जाए, तीसरे प्रश्न को हल करने का तरीका 4 और तीसरा प्रश्न सही हल करने का तरीका 1। क्लियर हो गया ना? तो अब अपने प्रश्न का उत्तर क्या आ गया, प्रश्नों को हल करने के कुल तरीके माइनस सभी प्रश्नों को सही हल करने के कुल तरीके। उम्मीद करता हूं दिमाग में आया होगा कि भाई सभी प्रश्न सही हल नहीं हो तो सही हल हो जाए वो नंबर ऑफ वेज आप माइनस कर दें। तो प्रश्नों को हल करने के तरीके 4 4 4, 3 प्रश्न था इसलिए 4 4 4 माइनस सभी को सही हल करना 1 1 1 और रिजल्ट रहा 64 माइनस 1 63। ये आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपका प्रश्न का आंसर रहा। तो उम्मीद करता हूं दिमाग में ये चीज आई होगी। आसान प्रश्न है, सरल सा प्रश्न है। आगे बढ़ते हुए सरल सा प्रश्न है, यदि 20c 2n-1 बराबर 20c 2n+1 हो तो n का मान क्या होगा? If 20c n-1 is equal to 20c n+1, find the n-1 नहीं है 2n-1 is equal to 20c 2n+1, find the value of n। भाई दो कॉम्बिनेशन आपस में बराबर है। चलिए राम प्रकाश जी आपका आंसर बिल्कुल सही आ गया है, किशोर जी आपका आंसर सही है, विकास जी आपका आंसर सही है। रमेश जी आपका भी आंसर आ रहा है, साक्षी जी आपका आंसर आ रहा है, वैशाली जी आपका आंसर आ रहा है, संजय जी आपका आंसर आ रहा है, घनश्याम जी आपका भी आंसर आ रहा है, सुपर पावर सर आपका भी आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया है ना? और लगभग सभी के आंसर जो है बिल्कुल सही हैं। देखिए मुझे बताइए, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी
9C7 किसके बराबर होता है? 9C2 के बराबर होता है नहीं होता है? वापस अगर मैं कहता हूं 15C12 किसके बराबर होगा, आप क्या कहते हो? 15C3 के बराबर होता है। इसका मतलब अगर दो कॉम्बिनेशन आपस में बराबर है तो इन दोनों की जोड़ ये है या नहीं है? 7 + 2 9 है। बराबर तब होंगे जब मैं 12 + 3 की जोड़ किसके बराबर सोचता हूं? 15 के बराबर सोच लेता हूं। ठीक है, तो मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, लेफ्ट हैंड साइड से 2n-1, राइट हैंड साइड से 2n+1, इन दोनों की टोटल क्या होगी? ऊपर का नंबर 20 के बराबर हो जाएगी। और जब मैं इसको देखता हूं तो -1 + 1 कटते हुए 4n 20 के बराबर हो गया, और n का मान कितना? n हमारा 5 हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का आंसर रहा। क्लियर है? सुनील जी आपका भी आंसर आ गया, बिल्कुल सही जवाब है आपका भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, 12 पुस्तकें 4 व्यक्तियों में बराबर बराबर कितने प्रकार से बांटी जा सकती है? इन हाउ मेनी वेज 12 बुक्स कैन डिस्ट्रीब्यूट इन 4 persons equally? In 4 persons equally. चलिए संजय जी आपका आंसर आ रहा है, उत्तर गलत है। मोना जी आपका आंसर गलत है। राम प्रकाश जी आपका आंसर गलत है। चलिए सर, हम लोगों ने कुछ बातें की होगी, कुछ बातें की थी। क्या बात की थी? कि अगर मैं कहता हूं कि यहां पर ऐसा लिखा था n बराबर n1 + n2 + n3 है ना? n को n1 n2 n3 में बांटने के बाद, घनश्याम जी इसी बीच आपका उत्तर आ रहा है, सही उत्तर आ रहा है ना? बांटना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो हमने कहा था फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n1 n2 n3, इस प्रकार से हमने डिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी। और अगर मैं कहता हूं यहां पर n1 और n2 बराबर है तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n1 का स्क्वायर फैक्टोरियल n3, और जो ऊपर पावर है उस फैक्टोरियल का भाग देना है, डिस्ट्रीब्यूशन। इसी क्रम के अंदर अगर n1 n2 और n3 तीनों आपस के अंदर बराबर है तो डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका क्या रहा? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n1 होल पावर 3, और जो पावर है उसी फैक्टोरियल का भाग देना होता है। समझ गए? अब आपका जो प्रश्न है वो केवल डिस्ट्रीब्यूशन तक नहीं है। मतलब एक मिनट सर, मैंने यहां गलत शब्द लिख दिया। ये तो बात हो रही है सर डिवीजन, ये जो बात हो रही है ना डिवीजन है, ये केवल और केवल विभाजन है। लेकिन मेरा प्रश्न विभाजन के साथ वितरण की बात भी करता है। क्यों वितरण की बात करता है? देखो अगर ये होता ना 12 पुस्तकें, समझ गए, बराबर बराबर 4 भागों में कितने प्रकार से बांट सकते हैं, तो केवल और केवल डिवीजन होता। लेकिन 12 पुस्तकें बराबर बराबर 4 व्यक्तियों में कितने प्रकार से बांट सकते हैं, यानी डिवीजन करने के बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रहा है। भाई अभी तो क्या था कि 12 किताबों की 4 ढिगली कर दूं मैं, 3-3 किताबों का समूह बना दूं, लेकिन अब मैं कह रहा हूं 4 व्यक्तियों को देना है, डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। हो सकता है पहला वाला 4 किताबों समूह मैं पहले को दूं, या दूसरे को दूं, या तीसरे को दूं, या चौथे को दूं, यानी डिवीजन विथ डिस्ट्रीब्यूशन है। जब भी यहां पर एक शब्द और अटैच हो जाता है तो डिवीजन के साथ में डिस्ट्रीब्यूशन है। मान लिया आपका प्रश्न कहे कि 9 लड़के हैं, 9 लड़कों को 3-3 के 3 समूह में कितने प्रकार से बांटा जा सकता है, तो केवल समूह में बांटना है। समझ गए ना? डिवीजन है। लेकिन जब मैं कहता हूं कि 9 लड़के हैं, उनको 3-3 के समूह में 3 कॉलेज में एडमिशन कैसे दे सकते हैं, तो इसका मतलब मैं कॉलेज के लिए डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहा हूं कि कौन सा समूह कौन से कॉलेज में जाएगा। तो अगर यहां व्यक्ति शब्द नहीं होता तो मेरा ऑप्शन बी सही होता, लेकिन व्यक्ति शब्द है तो ऑप्शन ए हमारा शब्द सही हुआ
ये जो प्रश्न हमारा कहता है, ये प्रश्न हमारा डिवीजन और डिस्ट्रीब्यूशन का प्रश्न बनता है। तो बताइए 12 किताबें थी और प्रश्न कह रहा है 4 व्यक्तियों में बांटना है, तो 4 व्यक्तियों में 3 3 3 3। तो पहले अगर मैं डिवीजन की बात करता हूं तो फैक्टोरियल 12, फैक्टोरियल 3 कितनी बार है? फैक्टोरियल 3 4 बार है, समझ गए? तो फैक्टोरियल 3 की घात 4, पावर 4 है इसलिए फैक्टोरियल 4। ये केवल डिवीजन हुआ। 12 किताबों को 4 भागों में बांटना बराबर बराबर की संख्या में, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, 4 व्यक्तियों को प्रदान कर रहे हैं। तो 4 व्यक्तियों को प्रदान करने का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन में फैक्टोरियल 4 है। और हमारा रिजल्ट क्या रहा? फैक्टोरियल 12 बटा फैक्टोरियल 3 की घात 4। ये आपके प्रश्न का उत्तर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर रहा। क्लियर है सर? तो आज जो है कुछ अच्छे अच्छे प्रश्नों के बारे में हम लोग और डिस्कस किया था। एक मौका और है, एक दिन हम लोग और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को डिस्कस करना चाहेंगे। तो बहुत अच्छे से भाई रिवीजन कर लो, दिन का 1-1 घंटा लगा कर आप उसको रीड आउट कर लो। तो कुछ प्रश्न आपको पहले से किए हुए हैं, कुछ प्रश्न और आपके दिमाग में आएंगे, और जो पढ़ा है उसको हम लोग जो है रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, वही हम लोगों को ये चीज़ देखना है। तो चलिए सर, आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।